that they will not seek a nuclear weapon. बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। वैश्विक कूटनीति की बिसात पर एक बार फिर चालें चली गईं, दांव लगाए गए, लेकिन बाजी किसी के हाथ नहीं लगी। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की उम्मीदें फिलहाल अधर में लटक गईं। चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत 21 घंटे तक चली। इस्लामाबाद में वार्ता विफल हुई है। वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत ही नहीं बनी। ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम भी देखने को मिला है। करीब 21 घंटे तक बातचीत चली, बेनतीजा रही और साफ तौर पर कहा गया ये दौर की बातचीत बिल्कुल बेनतीजा रही। इसमें परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लंबी और गंभीर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। अमेरिका जहां ईरान से न्यूक्लियर हथियारों पर स्पष्ट और भरोसेमंद प्रतिबद्धता चाहता था, वहीं ईरान प्रतिबंध हटाने और अपनी शर्तों पर अड़ा रहा। नतीजा बातचीत जो थी उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। सवाल इस पर ज्यादा अब सामने आने लगे हैं और तनाव की आहट अब और तेज होती दिख रही है। यही कारण है कि 21 घंटे की बातचीत का कोई नतीजा नहीं देखने को मिला है। आखिर क्यों नतीजा नहीं आया है? बहुत अलग अलग विषय दरअसल देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग बातचीत देखने को मिली, अलग अलग मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। आखिर कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो इस मीटिंग के फेल होने की वजह है, हम आपको बताएंगे। तो ये एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता बिल्कुल विफल हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो बातचीत जो विफल हुई है, उस विफल बातचीत की अहम वजह क्या रही है, ये बड़ा विषय है। दरअसल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन सी वजह रही है जिसकी वजह से ये बातचीत बेनतीजा रही है। जरा समझिए जरा, पहला मुद्दा क्या था? परमाणु कार्यक्रम। इसको लेकर बातचीत हुई। अमेरिका का क्या पक्ष था? ईरान संवर्धित यूरेनियम सौंपे। अमेरिका कह रहा है कि ईरान संवर्धित जो यूरेनियम है वो सौंप दे, लेकिन ईरान का पक्ष क्या देखने को मिला? ईरान के पास यूरेनियम रहेगा, ईरान ये कहता हुआ नजर आया। ये मुद्दा पहला था जिस पर सहमति नहीं बन पाई। दूसरा मुद्दा प्ले कीजिए प्लीज। पहले मुद्दा परमाणु कार्यक्रम जिसमें सहमति नहीं मिली। दूसरा मुद्दा समझिए जरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या अमेरिका का पक्ष रहा है? अमेरिका कह रहा था ईरान हॉर्मुज से टोल ना वसूले। ये अमेरिका लगातार कहता रहा है कि ईरान अमेरिका से टोल ना वसूले, लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरानी पक्ष था जहाजों से ट्रांजिट फीस लेंगे, जो ट्रांजिट फीस है वो जरूर लेंगे। ये दूसरा मुद्दा था जो महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर सहमति नहीं बनती नहीं था। तीसरा मुद्दा जरा समझिए, थर्ड जो मुद्दा था अरब में सीज फायर। अरब में सीज फायर को लेकर बड़ा बातचीत हुई। इसमें अमेरिकी पक्ष था इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये अमेरिका कहता हुआ नजर आया। ईरान का पक्ष क्या था? ईरान कह रहा है कि सहयोगियों पर हमले नहीं किए जाए, जो हमारे सहयोगी हैं उन पर हमले नहीं हो, ये ईरान चाहता था। ये अरब को लेकर बातचीत थी जिस पर भी सहमति नहीं मिली। ये दरअसल तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर बातचीत हुई, सहमति बनी नहीं और बातचीत बेनतीजा रही। एक और आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, जरा समझिए क्या कुछ और देखने को मिला है। इन मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये तीन मुद्दे थे। इसके अलावा और एक और आप प्ले कीजिए प्लीज जरा। ये तीन मुद्दों के अलावा अरब में सीज फायर और हॉर्मोज को लेकर बातचीत हुई, वो बेनतीजा रही। और तो और जाहिर तौर पर हॉर्मोज को लेकर भी बातचीत हुई। अब एक और चीज समझिए जरा, शांति वार्ता फेल। अब क्या है विकल्प? क्या अब आगे की बातचीत होगी? शांति वार्ता फेल हो गई है। ईरान के साथ फिर अब भीषण जंग की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। शांति वार्ता फेल हो गई, अब आगे क्या विकल्प है? समझिए जरा, ईरान के पुल पार प्लांट पर हमले
किए जा सकते हैं ऐसी है। पुल पावर प्लांट जो है उस पे हमलों की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा एक और आपको बताते हैं, ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमलों की संभावना बढ़ गई है इस बेनतीजा हुए बातचीत के बाद। एक और जरा प्ले कीजिए प्लेट। यह शांति वार्ता फेल हो गई है और क्या हो सकता है? हार्मोज खोलने के लिए सैन्य अभियान और ज्यादा तेज हो सकता है अमेरिका का हार्मोज खोलने के लिए। इसके अलावा ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। जो ईरान है उसमें ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। ये दरअसल महत्वपूर्ण चीजें हैं और क्या हो सकता है आगे वो भी चीज देखने को मिलेगी। अब हम आपको बताएंगे कि इन चीजों को लेकर क्या एक्सपर्ट कहते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तारुफ आपका करा देते हैं। हमारे साथ दरअसल इस प्रोग्राम में शिरकत पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट करेंगे, हिंदुस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट करेंगे, और कौन कौन हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा वो हम आपको बताते चलते हैं। हमारे साथ दरअसल नवेश साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। नवेश साहब हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग मुद्दों पर बेहतरीन जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद नवेश साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और पाकिस्तान से भी एक हमारे साथ जर्नलिस्ट है, मुजाहिद साहब है हमारे साथ, वो भी अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी तारुफ कराएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है, 21 घंटे की बातचीत होती है। बातचीत के दौर अलग अलग होते हैं। पहले 2 दौर की बातचीत होती है, वहां पर ऐसी चीजें नजर आती हैं। डिनर से पहले कल देर रात की जब बात थी, उससे पहले ऐसा प्रतीत होता है कि बातचीत में कुछ ना कुछ नतीजा देखने को मिलेगा। उसके बाद ऐसी कुछ बयानात भी सामने, कुछ ऐसे बयान भी सामने आए जिसमें कहा गया कि हाँ ठीक है, सकारात्मक पहलू पर बातचीत हुई है। लेकिन उसके बाद चीजें बदलती गई हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। नवेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान से सीधे आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मुजाहिद साहब सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। इस्लामाबाद के अंदर ये बातचीत हो रही थी, बहुत कहा जा रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बातचीत बेनतीजा हो गई है। इसमें पाकिस्तान का क्या टेक है? नतीजा नहीं हुई, आप ये गलत रिजल्ट निकाल रहे हैं। इससे कुछ पॉइंट्स पे इत्तेफाक हुआ है, उनका कोई डील तय नहीं हो सकी। ये प्रॉपर लफ्ज है, कोई मुआहदा नहीं हो सका दोनों के दरमियान। दोनों की मीडिएशन की पाकिस्तान ने, आपने देखा कि तकरीबन 21 आवर्स लिए इस मीडिएशन में पाकिस्तान ने, जो एक तरफ की फरीक की बात सुनकर दूसरी फरीक के पास जाकर उससे बात करके नोट्स एक्सचेंज होते रहे ऑल नाइट, लेकिन किसी डील तक नहीं पहुंच सके। उन्हें कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जिन पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थे। दोनों की रेड लाइंस थी, जैसा कि जेडी वेंस ने जाने से पहले कहा कि हमने अपनी रेड लाइंस जो हैं वो ईरान के सुपुर्द कर दी हैं, और जहां हम थोड़ी बहुत लचक दिखा सकते थे, थोड़ा इलास्टिसिटी थी हमारी बात में, वो भी हमने उनको बता दिया है। इसी तरह ईरान का कहना है कि वो जिन इश्यूज पे चाहते थे, रेड लाइन थी उनकी, वो उन्होंने वो भी नरेट कर दी हैं इनको। और उसके साथ साथ ईरान का कहना है कि अब बॉल जो है वो कोर्ट में है अमेरिका की, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस खत्म हुआ था ईरान का। अगर आप गौर से देखें तो ईरान का जो एतमाद है वो बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम खैर सगाली के तौर पर यहाँ आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ईरान जो था वो सहमत नहीं हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं मुजाहिद साहब? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। दोनों तरफ का अपना अपना मौकफ है, लेकिन ईरान का कहना ये था कि हमने जो स्टांस इख्तियार किया है, हमने कॉन्फिडेंस जो था उसकी कमी थी अमेरिका पर, वो उसमें किसी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन उतनी नहीं आ सकी। नवेश साहब आपका पॉइंट ठीक है। नवेश साहब आपका पॉइंट, मुजाहिद साहब के जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया बेनतीजा ही कहा जाएगा ना। हमारे पाकिस्तान के साथी बैठे उनकी डिक्शनरी में बेनतीजा पता नहीं किसको कहा जाता है। हमें तो लग रहा है कि ये बेनतीजा रहा। इसका नतीजा क्या रहा? उम्मीद थी दुनिया को कि ये बातचीत कहीं ना कहीं युद्ध को खत्म करेगी, विराम करेगी, शांति होगी, कहीं ना कहीं अमन चैन का माहौल होगा, लेकिन कोई तो हल नहीं निकला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई बात भी तो नहीं निकल। एग्जैक्टली कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। आपको हम जरा
सुना भी देते हैं। जेडी वेंस साहब जब वहां पर थे और जब बातचीत हुई बेनतीजा निकली, हालांकि पाकिस्तान इसको बेनतीजा नहीं कह रहा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। जेडी वेंस क्या कहते नजर आए उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. ठीक है नवेद साहब, जेडी वेंस जाहिर तौर पर बड़ा गुस्से में नजर आए हैं एक तरीके से। वो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बातचीत से नजर आया नवेद साहब? कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है। मुझे लग रहा है कि ये तकरार बढ़ गई है, कोई हल नहीं निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और मुझे जो सबसे खतरनाक बात लग रही है वो ये लग रही है कि ये बातचीत का जो शुरुआत हुई और पाकिस्तान की जमीन पर हुई, तभी ये महसूस होने लगा था कि ये मुश्किलें और बढ़ने वाली है। कोई रास्ता खोजने की कोशिश नहीं की जा रही है। दुनिया जानती है पाकिस्तान अमेरिका का एक छोटा सा खिलौना है, एक टूल है, और ये पाकिस्तान अमेरिका की उस पिच पे खेल रहा है जहां पर ये मध्यस्थता का ड्रामा करके और नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के इशारे में कहीं ना कहीं शिया सुन्नी फसादात रोजे पर, और ये आपका जो है काबे के ऊपर, तमाम मुकद्दस जगहों के ऊपर खतरे की एक चर्चाएं शुरू करने के लिए ये मध्यस्थता शुरू की गई थी। इसका नतीजा जीरो है और कहीं ना कहीं ये हाँ। अमेरिका की पिच पर पाकिस्तान ने एक बिसात बिछाई गई थी जिससे कहीं ना कहीं और ज्यादा उलझने पैदा होती नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि दुनिया के हर मुल्क को इस तरह के फसाद को रोकने के लिए हाथ बढ़ाना होगा। मुजाहिद जाफरी साहब नहीं कर सकता। मुजाहिद जाफरी साहब, क्या ये बैटिंग की गई है अमेरिका की पिच पर? और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आखिर पाकिस्तान की अप्रोच क्या रही है? क्योंकि जब एक तरफ मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, तो उसके बाद एकाएक अरब की तरफ भेज दिए जाते हैं सैनिक, बहुत सारी चीजें वहां पर गतिविधियां तेज हो जाती हैं पाकिस्तान की ओर से। क्या अप्रोच क्या दर्शा रहा है पाकिस्तान? ये पाकिस्तान की अप्रोच तो यही थी कि मीडिएशन करा के इनकी किसी तरफ बात लग जाए। जहां तक ये बात हो रही है कि उससे आउटपुट कुछ नहीं है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। जब कोई पहला सेशन होता है तभी दूसरे सेशन का चांस पैदा होता है जी। ये 47 साल हो गए इस दुश्मनी को, अमेरिका और ईरान की। तो आप क्या सोचते हैं कि 47 साल की दुश्मनी जो है 21 घंटे में ये सारे मामला तय होकर खत्म हो जाते? ऐसा नहीं होता। जब इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों जो वक्त आते हैं उन्होंने ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, उस ओर रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर क्यों रुक कर लेते हैं मुजाहिद साहब? आपको वाफी के साथ ईरान अमेरिका के साथ बातचीत फैल रही है। जाहिर तौर पर मीटिंग के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का बयान सामने आया। हम यहां अच्छी नियत से आए, ये वेंस ने कहा था। ईरान के साथ कई मुद्दों पर असहमति हुई है, वेंस ये कहते हुए नजर आए। ईरान के साथ कई मुद्दों पर असहमति हुई है। वेंस ने कहा हम सकारात्मक आए थे, ईरान को हमने अपना बेस्ट ऑफर दिया, बावजूद उसके ईरान की तरफ से वो चीजें नहीं हुई है, हमने बेस्ट ऑफर दिया है। जरा एक बार फिर से उपराष्ट्रपति का बयान आप सुना दीजिए जरा। Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. नवेद साहब जरा दो चीज समझाइए। एक बॉडी लैंग्वेज का मैं जिक्र कर रहा था, दूसरा जब जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि हम पूरे सकारात्मक माहौल से आए थे, हमने बातचीत की। कल हमारी और आपकी जब बातचीत हो रही थी, 2 राउंड की बातचीत उस समय हो गई थी और उस वक्त ये देखा जा रहा था कि बड़े पॉजिटिव नोट पर 2 राउंड की बातचीत हुई है। लेकिन उसके बाद एकाएक ऐसा क्या हुआ? कौन सा वहां पर ऐसी बातचीत हुई है जहां सहमति नहीं बनी है? क्योंकि सिर्फ ऐसा तो है नहीं, बातचीत में हॉर्मोन्स का ही मुद्दा होगा, परमाणु का ही मुद्दा होगा या फिर अरब का ही मुद्दा होगा। बातचीत तो एक अलग वे में होगी ना, बहुत बड़े स्तर पर हो रही होगी ना, अलग अलग मुद्दों पर।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अब बॉडी लैंग्वेज की तो बात ही मत करिए। बॉडी लैंग्वेज की बात तब की जाती है जब कोई स्पष्ट बयान नहीं आता है, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। अब तो बयान आ गया और बाकायदा कहा जा रहा है कि ये विफल रही, ये कामयाब नहीं हो पाई, ये बेकार रही है बातचीत, ये समय जाया गया, सिर्फ वक्त जाया गया। साफ तौर से बयान आ गया है, अभी आपके टेलीविजन पे ही दिखाया गया है, आपने इस डिबेट के बीच में ये बयान दिखाया, तो अब तो बॉडी लैंग्वेज की बात ही नहीं। और कल जो बातचीत हो रही थी तब उम्मीदें तो दुनिया रख रही थी, और हमारा हिंदुस्तान तो सबसे ज्यादा, क्योंकि शांति का और अमन का पैरोकार है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया चाहती है शांति, वो युद्ध नहीं चाहती है। लेकिन उम्मीद इसलिए नहीं थी कि जिस वक्त ये बातचीत चल रही थी तो खबरें तो लीक नहीं हो पा रही थी। ये कोई इंडियन मीडिया नहीं है कि वहां से खबर निकाल के ले जाएगा, पाकिस्तान मीडिया भी कमजोर है, जाहिर सी बात है कोई खबर निकल के नहीं आती। लेकिन ये बात तय हो गई थी कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वजह क्या है? ट्रंप साहब के उस दौरान जो बयान जा रहे थे वो बड़ी नफरती और टकराव के और युद्ध के बयान थे। तो सीधी सी बात है कि ट्रंप के इशारे पे वो सारी बातें रखी जा रही होंगी। जब ट्रंप ऐसे बयान दे रहे थे जिससे लग रहा था कि वो खुद नहीं चाहते मध्यस्थता, और वही परमाणु प्रोग्राम वाला मामला है जो बरसों से चल रहा है, वो कैसे हल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? और अब तो हॉर्मुज वाला मामला तो एक तरीके से ये कह सकते हैं ना मुजाहिद जाफरी साहब, पाकिस्तान की पूरी तरीके से कहीं ना कहीं किरकिरी हो गई है इस पूरे मामले में। बिल्कुल नहीं, आपने अगर पाकिस्तान जेडी तो वेंस को एक सुना हो तो आपने, चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर है, वार्ता फेल होने पर ईरान का एक और बयान आया है। ईरान की तरफ से भी बयान आया है, जंग से अमेरिका को कुछ नहीं मिला, ये ईरान का कहना है। बातचीत में सब हासिल करना चाहता था अमेरिका, बातचीत में अमेरिका सब हासिल करना चाहता था। हार्मूज स्ट्रेट अभी भी बंद है, ईरान ने कहा है हार्मूज स्ट्रेट अभी भी बंद है। मुजाहिद जाफरी साहब, ईरान की तरफ से कहा गया है जेडी वेंस खाली हाथ लौट गए, खुद नहीं चाहता था, ये जरा बताइए। देखें, दोनों जो फरीकैन हैं, यूएस भी और ईरान भी, हर मुल्क को अपना इंटरेस्ट वॉच करना होता है। अपने इंटरेस्ट की खातर अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर के सामने डांस भी करना पड़े तो इसको कहते हैं दूसरे की पिच पर जाकर खेलना। दूसरी बात यह है कि जब विश्व की बात आई, जब विश्व लेवल का कोई मामला आया तो आपके विश्व गुरु वहां कहीं नजर नहीं आए, बल्कि वो तो शिशु गुरु बन गए हैं विश्व गुरु की बजाय, वो तो कहीं नजर ही नहीं। सर आप उनकी बात मत कीजिए, आप हिंदुस्तान का जिक्र मत करिए। हिंदुस्तान को पता है वो क्या कर रहे हैं ना मुजाहिद साहब, हिंदुस्तान को पता है वो क्या कर रहे हैं। हम बौद्ध की धरती है, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति ही चाहते हैं ना सर। तो हिंदुस्तान का तो जिक्र मत कीजिए, विश्व गुरु का जिक्र मत कीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, हिंदुस्तान क्या कर रहा था, उसको पता है बहुत अच्छे तरीके से वो क्या कर रहे हैं। बट पाकिस्तान क्या कर रहा था उसका बताइए ना सर। उसकी धरती पर एक बातचीत हुई और वहां पर हल नहीं निकला, कैसे? कुछ तो कमी रही है ना सर। हल 47 साल का हल 21 घंटे में निकालना चले में आप, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। 47 ईयर्स का ये तनाजा है, कोई आज की बात नहीं है। और जो अब जब सरकारी स्टेटमेंट आ चुका है कि हमने तो बस खाली एक मैसेंजर, हम तो डाकिया का काम कर रहे हैं। वैसे भी आपकी हैसियत क्या है? आप तो जैसे एक घर वाली और एक बाहर वाली होती है कुछ बदकिरदार लोगों की ही, उस तरह कभी आप चाइना के लिए बैटिंग करते हो, कभी आप अमेरिका का खिलौना बन जाते हो। आप हो कहां? आपका तो कोई साइड ही नहीं है। आप हमारे प्रधानमंत्री को कह रहे हो, आप अपनी हैसियत देखो, आपका मुल्क है क्या? कभी अमेरिका का पिछलग्गू बन जाता है, कभी चाइना का बन जाता है। आप किधर हो? आप तो किराए की कोख हो। मैं वही कह रहा हूं ना, आप किस दबाव में काम कर रहे हो? जवाब दूं? बिल्कुल जवाब आप इसीलिए जवाब दूं। हाँ, हमारे स्टूडेंट्स को कैद करके कड़ियां पहनाकर इस मुल्क में नहीं भेजा गया, हमारे लोगों को वहां से डिपोर्ट नहीं किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके डांस नहीं किया। नहीं मुजाहिद साहब, मुझे ये लग रहा है मुजाहिद जाफरी साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं जरा, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, मुझे नहीं मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, जरा समझिए बात। ये जो मुद्दा है ना, नवे साहब रुकिए जरा, नवे साहब एक सेकंड, नवे साहब एक सेकंड, मुजाहिद साहब, ये इंटरनेशनल मुद्दा आज का नहीं है, आपने खुद का 43 बरस हो चुके, इतनी जल्दी हल नहीं होना। एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से आपको इस चीज को देखना होगा। इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये छोटी छोटी जो बातें आप कर रहे हैं ना, वो जो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सर वहां पर नहीं जाइए, मत जाइए। इसका हल कैसे होगा, किस तरह से किया जाएगा, वहां पर आइए। कहां पाकिस्तान में कमी आई है, पाकिस्तान कहां पर अप्रोच करने से ढिलाई बढ़ता है, उसका बताइए ना सर, क्या हुआ है आके। जी सर,
पाकिस्तान की अप्रोच में कहीं कोई कमी नहीं आई। अगर कमी आई होती तो शायद दोनों में से एक डेलीगेशन ना आता। दोनों डेलीगेशंस को पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद था, कॉन्फिडेंस था। दोनों हार्मूज पर राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान सामने आया है। हार्मूज स्ट्रेट को खोल देंगे, ये ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। अमेरिकी युद्धपोतों ने हार्मूज स्ट्रेट पार किया है, ये ट्रंप का भी एक बयान सामने आया है। मुजाहिद साहब, उनका भी मैं बयान सुनवा देता हूं जरा। एक ट्रंप का इसके दौरान एक बयान सामने आया था, जरा सुनाइए। or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. ठीक है, मुजाहिद जाफरी साहब बोलिए सर। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप जितने बयान दे रहे हैं जब से वॉर शुरू हुई है, तो मेरा ख्याल है कि अब तो दुनिया उनकी बातों पर एतबार करना ही छोड़ गई है। जितनी वो धमकियां दे चुके हैं, जितने वो अटैक्स मुख्तलिफ जगह से ईरान पर कर चुके हैं। लाइक आपको याद होगा कि पायलट रेस्क्यू के नाम पे इन्होंने ऑपरेशन किया था, लेकिन वो ऑपरेशन यूरेनियम निकालने के लिए था, जो बुरी तरह फ्लॉप हुआ, जिसमें 2 C-130 तबाह हुए, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए, लिटिल बर्ड्स जो हैं उनके हेलीकॉप्टर्स वो तबाह हुए, रिफ्यूलिंग प्लेन तबाह हुए, बहुत सारे कमांडोज मारे गए। तो ग्राउंड से भी अमेरिका ने ईरान में आकर इंतहाई जो है बुरी शिकस्त खाई है। उसके अलावा अगर आप सी में देखें तो जो USS जेराल्ड है वो रिपेयर के लिए इस वक्त खड़ा है ग्रीस के, वहां पे उसे तकरीबन 2 साल लगेंगे। और जो इब्राहिम लिंकन है उसको भी ईरान से लेकर वो मिडिल ईस्ट से परे वाटर्स में ले गए। तो जिस तरफ से भी अब तक अमेरिका ने अटैक की कोशिश किया है वो कामयाब नहीं हुए हैं। अब जो आप बता रहे हैं कि हॉर्मुज में लगी हुई है माइंस, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उधर भी फिजिकली अभी कोई पहुंचा नहीं है। IRGC ने इसकी तस्दीक की है कि किसी किस्म का कोई ऑपरेशन समझाइएगा और बताइए, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ अरब के कई ऐसे देश हैं जहां पर गोलाबारी या फिर वहां फौज का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भेजी जा रही है। दूसरा पॉइंट यह है कि क्या ट्रंप की जो धमकियां हैं, क्या अब उसको कोई सीरियस ले रहा है या नहीं ले रहा है? देखिए, एक चीज तो ये कि अभी जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के सहाफी, उन्होंने एक बात कही, सही बात कही। ट्रंप और अमेरिका की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से वो जबरदस्ती युद्ध थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने की इस तरह की अमानवीय हरकतें, गैर इंसानी हरकतें की, जिस तरीके से वो अमन और सुकून के खिलाफ एक माहौल पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बात सही कही, लेकिन इसी के इनाम में आपका मुल्क शांति का नोबेल देना चाहता है। ये तो आपके मुल्क से बयान आया था। आप तो एक तरफ ये कह रहे हो कि इनकी क्या हरकतें हैं, किस तरीके से दुनिया में हंगामा मचाए हुए, दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बात सिर्फ ईरान की नहीं है। दूसरी तरफ आपके मुल्क से, आपके मुल्क के तरफ से ये बयान आता है कि इनको तो शांति का नोबेल मिलना चाहिए। तो क्या शांति का नोबेल उसको मिलना चाहिए जो दुनिया में हाहाकार मचा दे? क्या शांति का नोबेल पुरस्कार उसको मिलना चाहिए जो नफरत पैदा करे, जो बच्चियों के स्कूल पे बम बरसाकर और सैकड़ों बच्चियों को कत्लेआम कर दे? शांति का नोबेल को मजाक समझ के रखा है आपके मुल्क ने, ये बड़ा सवाल है। चलिए, अमेरिका से शांति समझौता नहीं होने पर ईरान का बयान सामने आया है। दरअसल देश की जनता का हित सबसे पहले, ये ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है देश की जनता का हित सबसे पहले, एक सत्र में समझौता होने की उम्मीद रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? हार्मो समेत कई मुद्दों को शामिल किया गया था, ये ईरान कह रहा है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही। एक चीज क्लियर बताइए जरा, अब आगे क्या होगा मुजाहिद साहब? आगे क्या माना जाए कि अब स्थिति क्या होगी, क्या विकल्प हैं? क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्या कहीं फिर से युद्ध जैसे हालात तो नहीं बनते नजर आएंगे। मुजाहिद साहब, आगे के क्या विकल्प आपको नजर आ रहे हैं? देखें, इस बारे में मैं कुछ भी कहूं तो वो मेरे अंदाजे पर मबनी होगा या कबल अज़ वक्त होगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो पाकिस्तान ने मीडिएशन की है, उसके अलावा भी दुनिया के बहुत से मुल्क इस कोशिश में है कि ये जो सीज फायर है इसको मजीद एक्सटेंड किया जाए। लाइक ऑस्ट्रेलियन अगर आप देखें तो फॉरेन मिनिस्टर ने कल स्टेटमेंट दी है और कहा है कि दोनों पार्टीज को
डायलॉग से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मुज़ाकरात को ही इख्तियार किए रखना चाहिए और इसकी कोई ना कोई रास्ता तलाशना चाहिए बजाय इसके कि ठीक जंग है। की तरफ नवेद जाए। साहब। दूसरी तरफ आप देखें, ठीक। दूसरी तरफ स्पेन ने ठीक है सर, ईरान में हमारे अपनी पास समय एम्बेसी समय थोड़ा सा खोलने का- कम है सर, समय थोड़ा कम है। नवेद साहब, आपके मुताबिक क्या अब आगे का होगा? अब आने वाले समय में क्या ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको? आने वाला वक्त बहुत खतरनाक नजर आ रहा है और लगता है कि युद्ध ये जारी हो गया, कंटिन्यू हो जाएगा और इससे सबको नुकसान है। बात इजराइल अमेरिका की और ईरान की नहीं है, बात इस बात की है कि इसका नुकसानात पूरी दुनिया को पहुंचेगा। इसलिए पूरी दुनिया के हर मुल्क को ये चाहिए कि इनको सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट नहीं करें, इस पे दबाव बनाएं। ये युद्ध वाले ईरान हो चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, इनकी एक्टिविटी जो है ये इनको नुकसान पहुंचे या फायदा पहुंचाए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें ये पता है कि सारी दुनिया के अमन और चैन के खिलाफ है, पूरी दुनिया को गरीबी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ ये युद्ध चलिए, बढ़ा ये देगा। अब वक्त इसलिए निर्धारित सबको करेगा मिलकर सर कि अब आगे क्या होगा, लेकिन कंडीशन कितनी खतरनाक होगी और कितनी सही होगी ये जरूर वक्त निर्धारित कर। बहुत शुक्रिया मुजाहिद जाफरी साहब आपका भी और नवेद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल 21 घंटे की बातचीत, कोई उसका नतीजा नहीं। अब आने वाले समय में क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उसमें क्या हकीकत होगी ये वक्त निर्धारित करे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। That they will not seek a nuclear weapon.